नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट टाइम पे किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कितना टाइम देना है आपको, किस तरीके से स्मार्ट वे में आप रिवीजन करोगे, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अपना जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को किया, उनके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं। और अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा आपको मॉक जो अपना जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसको पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका क्या है, उसके अलावा आपके लिए सेफ स्कोर प्री के लिए क्या रहेगा, ताकि उतना स्कोर आपको टारगेट करना है और आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1-2 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, इन 4 पोर्शन से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है कि चीज़ों को समझना है कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ पे क्या है कि जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, डेली बेसिस पे आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमारे नहीं बन पा रहे। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हो सकता है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना बना पा रहे हो सकता है मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना बना पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो। ऐसे ही क्या है कि रीजनिंग में हो सकता है डाइस वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो सकता है कैलेंडर वाले क्वेश्चन ना कर पा रहे हो। तो देखिए कि कहाँ पे कौन कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हो, तो उनका आपको रिवीजन करना है। डेली बेसिस पे आप क्या करो, जैसे कि आपने नोट डाउन कर लिया कि मैथ्स के इन चैप्टर में मुझे दिक्कत आ रही है, रीजनिंग के इन चैप्टर्स में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उनको क्या है कि डेली एक आप जैसे आपने एक लिस्ट बना ली कि इन चैप्टर में दिक्कत है, फिर डेली 1 या 2 जो चैप्टर हैं उनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप लैप्स कर रहे हो उनका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जीके, जीएस और करंट के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो, करंट अफेयर्स के लिए मेरी आप सभी को एडवाइस ये है कि आप लास्ट ईयर मतलब 1 साल की जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करो। और ये अगर पॉसिबल हो तो आप 2023 और जो अभी तक की 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसे आप तैयार कर लो, क्योंकि एसएससी थोड़ा सा पुराना भी करंट अफेयर्स पूछती है। बैंक में क्या होता है कि लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका थोड़ा सा पुराना भी पूछा जाता है। तो 2023 और 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा यूट्यूब चैनल पकड़ो जहाँ पे 1 साल की ढेर सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जिसपे पूरे साल की जो करंट अफेयर्स है वो करा रखी है। तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से एक दिन में अगर 1-1.5 घंटे भी टाइम देते हैं तो आराम से 1-2 बार अगर वीडियोस देख लेंगे तो पूरी करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी जीके, जीएस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, आप मतलब थोड़ा सा लक बेसिस भी होता है, ठीक है। तो जीके, जीएस जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ से जिस तरीके से कर रहे थे वैसे करते रहो। बाकी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस पर भी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो वोकैब सेक्शन की है। तो वोकैब सेक्शन को आप किस तरीके से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो वोकैब से ही है, क्योंकि अगर वोकैब आपको आती है तो आप इजीली उसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सलाह देता हूँ, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप में से सभी एस्पिरेंट के पास होगी जो एसएससी की प्रिपरेशन करें, या ब्लैक बुक होगी, ब्लैक बुक भी होगी सभी के पास। तो एमबी पब्लिकेशन में क्या है, ये इस तरीके की, मैं पुरानी आपको जो मेरे पास थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके की बुक है। तो इसमें क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो आपको शुरुआत में मिल जाएंगे। जैसे क्या है कि ये लिस्ट पूरी दी हुई है और ग्रामर के रूल हैं, जो रूल वगैरह हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट आपके जो बनवर्ड हैं इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो बनवर्ड हैं वो आपको दिए हुए हैं ए से लेकर के जेड तक। उसी तरीके से ए से जेड तक आपके इडियम एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है वो दिए हुए हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये आपके लिए एनफ है। अगर आप इतना कर लेते हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हो तो चीज़ें क्या है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कहीं से कहीं कोई भी चीज़ें जो है वो यूज हो जाती हैं। बाकी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं और इडियम एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं शुरुआत में, उसे आप अच्छे तरीके से वो तैयार कर लो, ठीक है। अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम
का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो इडियम एंड फ्रेजेस और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनका रिवीजन यहाँ से हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि सभी जो आपके सेट हैं, जैसे कि CHSL के जितने भी सेट हैं वो सेट वाइज आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 2020 का सेट, 2021 का, ठीक है, 2022 का। तो आप क्या करो, स्पेशली अभी CHSL वाले जितने भी सेट हैं, CHSL वाले जितने भी सेट हैं उनके क्या करो, एक दिन जैसे क्या किया आपने कि जितने भी एंटोनियम CHSL वाले सेट में हैं उन्हें आप तैयार कर लो। ऐसे ही जो एंटोनियम और सिनोनियम तैयार करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि CHSL वाले जितने भी सेट हैं उनके एंटोनियम पहले तैयार कर लो, उसके बाद सिनोनियम आप तैयार कर लो एक दिन में, ठीक है। और फिर जब CHSL वाले तैयार हो जाए फिर उसके बाद CGL वाले देख लो, और फिर अगर टाइम मिलता है तो MTS वाले देख लो। तो सिर्फ इतना आपको करना है। बाकी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उस तरीके से मॉक टेस्ट आप देते रहो। बाकी मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक मॉक टेस्ट आप डेली बेसिस पे आप अब देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए, ठीक है, तो उससे 1-2 दिन पहले मॉक टेस्ट मत देना। ये मेरी आप सभी को एडवाइस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा आपके दिमाग को, ठीक है। उसका स्कोर कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे एक आप देते रहो और इसमें अपना इवेल्युएशन करते रहो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस तरीके से चीज़ों को करना है, कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा आप सुधार कर नहीं सकते, तो मोटा मोटी इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट आप लैप्स कर रहे हो उनको अच्छे तरीके से देख लो एक बार। जीके जीएस करंट में क्या करना है आपको, 2023-2024 का करंट अफेयर्स किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से आप तैयार कर लो, ठीक है। और जीके जीएस जहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ते रहो। इंग्लिश में क्या है कि MB पब्लिकेशन से शुरुआत में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस दिए हैं उनको आप तैयार करो। बाकी CHSL और CGL के जितने भी सेट हैं उनमें एंटोनियम मतलब एक बार जो है एंटोनियम सारे देख डालो और फिर सिनोनियम देख डालो। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो एक रफली आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि रिवीजन कैसे करना है और कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। उसके अलावा अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ढेर सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने में मतलब गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी एक क्वेश्चन पे रुक जाते हैं। पेपर में डिपेंड इस बात पे करता है, पेपर में आप कितना अच्छा स्कोर करोगे वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करते हो। क्योंकि पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का, अगर एक दिन सभी को दे दिया जाए, मतलब पूरा एक दिन दे दिया जाए क्वेश्चन के लिए, तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उस पार्टिकुलर 1 घंटे में जो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही कहीं ना कहीं compete करेगा, और कंपटीशन इसी का नाम है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पूरा पेपर है कम से कम 3 बार आपको जो है अटेम्प्ट करना है। पूरा जो पेपर है कम से कम 3 बार आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करते समय किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं। क्या करना है, जैसे कि पेपर आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो शुरुआत में ही क्या करो आप, सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो जो मैं चीज़ें करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले जो है आपको जीके जीएस को अटेम्प्ट करना चाहिए, जीके जीएस को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना चाहिए, और उसके बाद आपको मैथ्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये अटेम्प्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अटेम्प्ट किस तरीके से करोगे, जैसे जीके जीएस आपने देखा, पेपर पूरा एक बार आप देख डालोगे और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पे टिक करो, जो क्वेश्चन फंस रहे उन्हें आप जो है मार्क करते जाओ, ठीक है। वो क्वेश्चन आप बाद में देखना। तो क्या करोगे, जब फर्स्ट राउंड आप कंप्लीट करोगे तो आप मतलब आपको लगेगा कि आपने 50 के आसपास जो क्वेश्चन है वो मतलब जो है निपटा दिए हैं। क्योंकि जीके जीएस में क्या है कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली आपको हो जाएंगे। इंग्लिश में भी क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली हो जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने पहले राउंड में क्या है कि 50 क्वेश्चन कर लिए। अब आपका दूसरे राउंड में प्रयास ये रहेगा कि जो अपने मार्क किए हैं क्वेश्चन उनको आपको देखना है, और उसमें भी मार्क वाले क्वेश्चन में जब दोबारा आप जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि 50 क्वेश्चन हो गए, और धीरे धीरे मार्क वाले क्वेश्चन भी निपटाएंगे, और उसमें भी किसी क्वेश्चन पर रुकना बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे देखा कि अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ दिया, फिर मार्क वाले जितने भी हैं वो निपटा दोगे। तो जब दूसरे राउंड में आप मार्क वाले कम से कम 20 क्वेश्चन आप निपटा दोगे, ठीक है। अब क्या है कि अब आपको दिमाग लगाना है कि जो मार्क वाले क्वेश्चन है उनमें वो कौन से क्वेश्चन है जिन पे और टाइम आपको देने की जरूरत है, तो उन क्वेश्चन पे मतलब थर्ड टाइम में आपको प्रयास करना है। तो इससे क्या है कि आप एक नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी कि आपके जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि गलतियां बहुत कम होगी। तो ये एक एडवांस तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो पेपर कम से कम आपको 3 बार जो है पूरा पेपर देखना है। किसी भी क्वेश्चन पर आपको रुकना नहीं है। पहले आप जीके जीएस को अटेम्प्ट करो, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को, और फिर मैथ्स को, ठीक है।
तो ये 2 पोर्शन ऐसे हैं, इसमें अगर चीज़ें आती हैं तो 10 मिनट में ये पोर्शन हो जाएगा, 10 मिनट में आपका ये पोर्शन हो जाएगा, बाकी का जो टाइम है वो इसी पे आपको देना है। तो ये तो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब बात कर लें सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। तो 150 प्लस पे आप टारगेट करो कि 150 प्लस नंबर लाने हैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। बाकी एससी एसटी हैं तो थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा, लेकिन यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, तब प्री आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी टारगेट स्कोर एग्जाम का लेवल आपका किस तरीके से आता है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा जब आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो तो जरूर जो पेपर के एनालिसिस हैं उन्हें जरूर देखिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरे दिन का एनालिसिस एक वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा, तो एनालिसिस जरूर आप देखिएगा, क्योंकि उससे क्या है कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और अमूमन आप देख लो उठा के, अगर चीज़ों को देखोगे तो CHSL का कोई भी आप 2022 का पेपर पूरे देख लो, 2023 के देख लो, आपको कुछ ना कुछ समानता सभी शिफ्ट में देखने को मिलेगी। तो उससे क्या है कि आपको बहुत कुछ वहाँ से हेल्प मिलेगी। और जब आप एनालिसिस देखोगे तो एनालिसिस में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पैटर्न पे क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एनालिसिस जो है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप ये कट ऑफ देख सकते हैं, ये 2023 की कट ऑफ है, जहाँ पे 1700 वैकेंसी थी। 1700 वैकेंसी पे आपकी यूआर की जो कट ऑफ थी वो 153.91 थी। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है। एससी की कट ऑफ 136, एसटी की कट ऑफ 124, ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस की 151, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की जो कट ऑफ है वो 150 प्लस है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो सेफ साइड में आपसे कहूँगा कि 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, इजीली आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।